और इंदिरा आईवीएफ देता है खुशखबरी का बेस्ट मौका। बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनए न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। क्या बांग्लादेश में जो हालात इस वक्त हो रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में ही एक हिंदू शख्स की हत्या की गई, उसके बावजूद बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए, बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है और इसके साथ ही साथ हिंदू घरों को टारगेट पर किया गया। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया ताकि हिंदू परिवार अपनी जान ना बचा सके और घर को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब पक्का इलाज करने की जरूरत है? बांग्लादेश में जिस तरह से ये हिंसा भड़की है, आखिर मोहम्मद यूनुस सरकार कर क्या रही है? क्यों चुप बैठी है? और क्या वाकई बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश को झोंकने में लगी हुई है? क्योंकि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है और अब इसकी आग और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जो ये अत्याचार हो रहा है, जो ये सिलसिला लगातार थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से घरों को आग के हवाले कर दिया गया। 2 हिंदू घर बताए जा रहे हैं चटगांव में, जिन्हें आग के हवाले किया गया और बाहर से गेट बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यह सब कुछ किया ताकि ये परिवार जल जाए, अंदर ही मर जाए, लेकिन किसी तरह से सूझबूझ से ये परिवार बाहर निकला, अपनी जान इसने बचाई है और ये हालात इस वक्त बांग्लादेश में हो चुका है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार तो हो ही रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान की गीदड़ भभकी सामने आ चुकी है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने आवाज उठाई है और अब बांग्लादेश को कह रहा है कि ये भारत विरोधी जितने भी हैं इनको हम सबक सिखाएंगे। इस तरह की गीदड़ भभकी दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। पीएमएल नेता कामरान सईद ने ये गीदड़ भभकी दी है और कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आखिर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा कैसे है, किस चीज में खड़ा है, क्या हिंसा भड़काने में खड़ा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन वो बयान भी आपको सुनवाएंगे कि पाकिस्तान में पीएमएल नेता ने किस तरह से बयान दिया, उसकी गीदड़ भभकी बांग्लादेश के लिए वो दर्द उठ रहा है, आखिर क्यों, इसको भी समझेंगे। अब मुसलमान नौजवान जो है ना, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मेरी निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। तो पीएमएल नेता को आपने सुना, कामरान सईद उस्मानी का ये बयान। और ये बयान इस वक्त जब बांग्लादेश में हिंसा भड़कती जा रही है, ऐसे में पीएमएलएन का ये जो नेता है, यानी कि शहबाज शरीफ का ये नेता, जो कि यहां बांग्लादेश को भड़काने में लगा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है उसके आने के बाद ढाका और इस्लामाबाद की दूरियां कम हो रही हैं और भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश ये पाकिस्तान कर रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए जरा, किस तरह से सड़कों पर पुलिस है, प्रदर्शनकारी हैं, हिंसा भड़का रही हैं, लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया, घर से निकालकर घर के अंदर मारने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में स्थिति और ज्यादा भयानक हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रास्ते भारत में अशांति फैलाना चाहता है। साथ ही यह भी कह रहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान तो बांग्लादेश के साथ खड़ा होने का दम भर रहा है, लेकिन क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की इस मदद को स्वीकार करेगा? क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ देगा?
आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे पैनल में और समझेंगे कि अब ये कौन सी चाल पाकिस्तान चलने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की हुई है, इसका फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। और क्या पाकिस्तान यहां पर बांग्लादेश में उस्मान हादी बनाना चाह रहा है? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि बच्चा बच्चा यहां पर बांग्लादेश का खड़ा होगा, उकसा रहा है बांग्लादेश को। बांग्लादेश भूल गया 1971 में इस पाकिस्तान ने क्या किया उसके साथ, किस तरह से बर्बरता की। तो आज सवाल भी होंगे, जवाब भी लिए जाएंगे कि क्या इस वक्त पाकिस्तान एक नया खेल खेल रहा है, भारत के खिलाफ जहर तो उगल ही रहा है लेकिन बांग्लादेश को भड़काने की कोशिश कर रहा है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, उनका इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं। कौन कौन है जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम आज समझेंगे भी कि अब ये कौन सी चाल पाकिस्तान की है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो मुंह की खानी पड़ी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान संभल नहीं रहा। उधर बांग्लादेश में जो हालात बने हैं, अगर इसी तरह से बांग्लादेश में चलता रहा तो इसको फिर से पाकिस्तान बनने में देरी नहीं लगेगी। तो बांग्लादेश को संभल जाना चाहिए कि जो दोस्त बनने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, उसने पीठ में छुरा पहले ही घोंपा था और एक बार फिर से घोंपने के लिए तैयार है। लेकिन यहां बांग्लादेश को समझना होगा। और सवाल यह भी कि मोहम्मद यूनुस सरकार आखिर बांग्लादेश के साथ करना क्या चाहती है? क्या बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान बनाने की फिराक में है? और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान को जो हाल हुआ है वो बांग्लादेश का भी हाल होगा, इसमें देरी नहीं लगेगी। तो यहां समझने की जरूरत है बांग्लादेश को। तो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद अहमद खान पत्रकार इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से हैं। मजहर अली खान इस वक्त पत्रकार बांग्लादेश से हमारे साथ है। प्रफुल्ल बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर शामिल होने के लिए इस डिबेट में। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी साहब आपसे ही शुरुआत में करूंगी। ये स्थिति, ये इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो ये बयान दे रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा बच्चा खड़ा है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं है, अपनी एयरलाइंस बेच दी ताकि देश का गुजारा चले, वो बांग्लादेश को भड़का रहा है, बांग्लादेश के साथ खड़ा है ये। थैंक यू वेरी मच आप अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए नीतू जी। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इस गेम के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं देखी जाती, इस गेम के अंदर देखी जाती है कितना आपके पास वायलेंट रिलीजियस सपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं इस गेम के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश को, जैसे आप कह रहे हैं, नैरेटिव बिल्कुल ठीक है, वो उकसा रहा है, क्यों नहीं, कॉमन रिलीजियस ग्राउंड है और कॉमन एनिमी है इंडिया। और वो दूसरी बात है कि पैदा इन्होंने, इंडिया ने बांग्लादेश को पैदा किया है और वो पाकिस्तान के रेप इत्यादि के बाद, जैसे कि आप अभी बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है। पर क्वेश्चन ये है, नीड ऑफ द आवर देखी जाती है, ये नहीं देखा जाता पुराने रिश्ते क्या हैं, स्ट्रेटेजी क्या है, कल्चर क्या है, ये कोई नहीं देखा जाता। व्हाट इज योर इमीडिएट नीड? Immediate need of Pakistan is to get together with Bangladesh to make a common, to face a common enemy or pressurize a common opposition or opposing India in their mind, whether India is opposing them or not. But question is, वो and उन्होंने अब यहाँ तक की कहना शुरू कर दिया है, attack on one country is considered attack on other country. ये बड़ा serious statement है, ये कोई मामूली statement नहीं है। पर question ये है, बोलने वालों को क्या पता है कि ये मतलब क्या है। एनी हाउ जो भी है, जो इन गेम्स में रिलीजन जो है बेसिस डिवाइडर होता है, इंस्टेंटली फ्लेमेबल, वो एकदम से आग लगा सकता है, डिवाइड कर सकता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत और पाकिस्तान का डिवीजन ही रिलीजन पे हुआ, कश्मीर रिलीजन पे है, सारी दुनिया की अभी आजकल रेडिकल इस्लाम जो है वो बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिवीजन पे है। सारा कुछ जो है रिलीजियस डिवीजन पे होता है। तो इसका जो खामियाजा अब हिंदुस्तान भुगत रहा है। हिंदुस्तान ने पैदा तो कर दिया बांग्लादेश को, पर अब आप देखिए क्या तमाशा चल रहा है। और इस समय आपको पता होना चाहिए, उधर चाइना भी सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को और अमेरिका भी, बट उनका सपोर्ट जरा डिफरेंट है।
चाइना चाहता है कि सारी सॉलिडेरिटी आए ताकि एक इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो जाए और अमेरिका को दूर रखे। अमेरिका चाहता है सिमिलरली, अमेरिका चाहता है फ्री और फेयर इलेक्शंस। उनके लॉ ऑफिसर्स आ गए हैं और उनके 3-4 लीडर्स अमेरिकन के आ गए हैं और वो भी अपना ये मुद्दा रखाना चाहते हैं कि आप इलेक्शन ढंग से करिए ताकि उनकी एंट्री ठीक से हो कंट्री में। चाइना और अमेरिका दोनों ये चाहते हैं ताकि उनकी एंट्री में गड़बड़ाहट ना हो, इसलिए वो चाहते हैं। उनका आगे गेम चलेगा। वो सोलोमन आइलैंड, सेंट मार्टिन आइलैंड, वो सारा का सारा अमेरिका लेना चाहता है। चाइना अपना आर्मामेंट बेचना चाहता है। ये गेम चलेगा। एक्सप्लॉइटिंग ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज द मेन गेम ऑफ अमेरिका एंड चाइना। और वो एक्सप्लॉइट करेंगे, चाहे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो, चाहे पॉलिटिकल, चाहे डिप्लोमेटिक, क्यों ही होगी, सारी की सारी वो करेंगे। हम देखते रह जाएंगे। आपस में लड़ने के हम वी आर एक्चुअली फ्रॉम बोर्न फ्रॉम वन बॉडी, वही लड़ रहे हैं, बाकी आगे तमाशबीन देख रहे हैं। ठीक है, मजहर अली खान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ बांग्लादेश से। अली खान साहब, क्या बांग्लादेश में बच्चा बच्चा उस्मान हादी है? जिस तरह से ये पाकिस्तान का PMLN का नेता जो है, जो बयान दे रहा है, बांग्लादेश क्या इसके साथ खड़ी है? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है, नहीं लगता, लेकिन आपको लगना चाहिए। हाँ, मुझे जो लग रहा है ये मैं बता रहा हूँ जी। 1920 वॉर से ही बांग्लादेश की दो हिस्से, दो किस्म के पीपल रहते हैं। देयर आर वेरी माइनर पीपल हु आर सपोर्टिंग पाकिस्तान फ्रॉम 1971 and there are majority people who have suffered in 1971 and they fought for the new flag of Bangladesh, and now later on they achieved in 16 December 1971 new Bangladesh. So देखिए, आप जो हालत चल रहे हैं, आपको पता है कि 1971 पे जिस पॉलिटिकल पार्टी तब लीडिंग पे थे वो था अवामी लीग, तो उनको बैन किया गया। सो उनकी सपोर्टर्स अगर कोई भी सोचे भी, मन में भी सोचे कि ये जय बांग्ला की बात सोचे, वो भी अरेस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात रही कि हमारा जो BNP है, अब राइट अनदर लार्जेस्ट पार्टी, they are not biased to any religious issues and others. You have BNP का लीडर तारिक रहमान 15 से भी ज्यादा साल तक he was abroad after being after arrested by the government, then and then government. Now he is returning back tomorrow. Scenario will change from tomorrow, hopefully, inshallah. Because एक कोई ना कोई तो खड़ा होगा कि भाई ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, ये जो जिहादी तरीका चल रहा है सही नहीं चल रहा है। So let us hope for the best. Awami League out of sight. Now Tariq Rahman is back on the screen. Hopefully from tomorrow. नहीं, तारिक रहमान के घर वापस आने के बाद क्या बदलेगा, मुझे ये भी थोड़ा समझाइएगा आप। क्या बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है ये थम जाएगा तारिक रहमान के आने के बाद? जो माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है, होपफुली Rahman will be the person to speak strongly on behalf of the whole nation. संजीव जी, क्या लग रहा है जिस तरह से अली खान साहब कह रहे हैं, तारिक रहमान जिसको लेकर चर्चा भी आज बहुत हो रही है कि चुनाव कराने के लिए वो बांग्लादेश आ रहे हैं, तारिक रहमान जिसके आने से क्या स्थिति बदल जाएगी? और सवाल मेरा दूसरा ये कि क्या यहाँ पर पाकिस्तान को मौका मिल गया है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार होने के बाद कि बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान बनाया जाए? यहाँ पर बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान की शह पर हो रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो बांग्लादेश में पिछले वर्ष से जो नकारात्मक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके पीछे पाकिस्तान का डीप स्टेट भी शामिल है और गहरे तरीके से उसमें वो अपनी दखल देने की साजिशें रच रहा है। और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान के जो आतंक के संगठन हैं, अतिवादी जो कट्टरपंथी हैं, वो पूरे बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बनाने के मंसूबे के तहत ही वो इस तरीके के दखल को दे रहे हैं, ऐसी साजिशें रच रहे हैं। और बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार 5 अगस्त 2024 को अपदस्थ की गई थी, एक छात्र आंदोलन की आड़ में
जाहिर है कि बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं, जमात इस्लामी जो बांग्लादेश उससे जुड़ा हुआ छात्र शिविर नामक, इस्लामी छात्र शिविर नामक जो छात्र संगठन और अनेक ऐसे जो कट्टरवादी जो सोच रखने वाले जो वहाँ के एलिमेंट्स हैं, उन सभी ने एक साजिश रची थी और उसमें पाकिस्तान का डीप स्टेट और मैं ये कहूँगा कि अमेरिका और अन्य जगहों के डीप स्टेट एलिमेंट्स भी उसमें शामिल थे। शेख हसीना को चौतरफा घेरा गया था और जाहिर है कि उसमें उनकी सरकार को अपदस्थ किया गया, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और अभी मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि ये जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो भी पक्षपातपूर्ण तरीके से उसने शेख हसीना की पार्टी को टारगेट किया है, उनको इलेक्शंस भी कंटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरपर्सन हैं और वो कल बांग्लादेश में वापसी करने जा रहे हैं, उनका आना एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और मेरा ऐसा मानना है कि बीएनपी यदि आने वाले चुनावों में विजयी होती है तो ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छा डेवलपमेंट होगा। और बीएनपी जाहिर है कि वर्तमान समय में उसका जो कंटेस्ट है या उसकी जो एक राइवलरी जैसी जो स्थिति बनती जा रही है वो जमात इस्लामी बांग्लादेश के साथ है और स्थितियां बदल गई हैं। कभी ये जो इसका मतलब संजीव जी, जो बांग्लादेश की माइनॉरिटी है वो बीएनपी के साथ जाएगी? ये माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी। बांग्लादेश की जो मेजॉरिटी है वो जाएगी। वो बांग्लादेश में ऐसे सभी लोग जो कि लोकतंत्र के भविष्य को अच्छा देखना चाहते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं और ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त जो एलिमेंट्स हैं वो बांग्लादेश की जो अवाम है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। वो जो बांग्लादेश की अवाम है वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली लोग हैं। अवामी लीग के बहुत बड़े समर्थन बेस मौजूद है, लेकिन चूंकि अवामी लीग कॉन्टेस्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं करने जा रहा है, तो ऐसे में बीएनपी नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन ऐसे सभी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए है। और मेरा ऐसा मानना है कि बीएनपी एक मुख्य जो दल के रूप में आगे आने वाले इलेक्शंस में उभर सकता है और यदि ऐसा उभरता है वो तो ऐसे में ये बांग्लादेश के लोग ठीक है। और मुझे इस वक्त आवाज आई है मेरे पैनल से कि पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। नदीम जी आने वाले हैं और हम इनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने तारिक रहमान को लेकर कहा कि अगर चुनाव में जो एंट्री हुई है इससे कुछ हद तक स्थिति बदलेगी, लेकिन प्रफुल्ल जी आप जरा ये बताइएगा कि ये जिस तरह से बयान सामने आई है, स्टेटमेंट जो है मैं पढ़ के आपको सुना भी देती हूँ कि कामरान सईद ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मैं अपने बांग्लादेशी भाई बहनों के साथ खड़ा हूँ, अगर कोई देश बांग्लादेश पर दबाव डालने की कोशिश करेगा, फिर बांग्लादेश पर हमले की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी होगी। पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। मिसाइल और फौज की बात की जा रही है। प्रफुल्ल जी तो आप बेहतर बता पाएंगे कि पाकिस्तान के पास मिसाइलें कितनी हैं और फौज कितनी है जिसके बलबूते पर पाकिस्तान का ये नेता ये बयान दे रहा है। और जब पाकिस्तान की इतनी ही अगर फौज है तो पाकिस्तान की रक्षा पहले कर लेता। आप ठीक बिल्कुल फरमा रही हैं एब्सोल्युटली नीतू जी की पाकिस्तान, बट क्वेश्चन है बांग्लादेश की फौज को लड़ाएगा पाकिस्तान और पाकिस्तान पूरा टेक्निकल सपोर्ट की बात कर रहा है, वो अपनी रनिंग आर्मी नहीं भेजेगा। अगर ऐसे मौकों पे ये जैसे कि इजराइल ने ईरान के लिए किया था, वो अपना पूरा टेक्निकल सपोर्ट देगा, इंजीनियर्स वगैरह देगा, बट मेरे ख्याल से वो कभी भी अपनी फौज को नहीं भेजेगा अगेंस्ट इंडिया। ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए ये स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। ये इतना उनमें दम नहीं है और ना ही वो करेंगे और ना ही कोई उनको एडवाइस करेगा। फिर वो पेंडोरा बॉक्स खोल लेंगे अपने लिए, पर ये जरूर करेंगे अपने जो स्क्वाड्रन के जो एयरक्राफ्ट है वो उनको मुहैया करा दें, क्योंकि काफी। लेकिन सर अब एयरक्राफ्ट बचा ही कहाँ। अब देखिए ना, आज एयरलाइंस भी बेच दी गई, PIA जो कि बहुत बड़ी एयरलाइंस है पाकिस्तान की। अभी भी पाकिस्तान के पास 22 स्क्वाड्रन हैं और बांग्लादेश के पास 17 स्क्वाड्रन हैं और कई सिमिलैरिटीज है, कॉमनैलिटी है, उसमें कोई दो राय नहीं। उनके रडार्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स वो हैं उनके पास, ये कर सकते हैं मुहैया। पर ये क्वेश्चन है, अगर एक बार उन्होंने ये गेम शुरू कर दी तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम आएगी। बट एक बार हमारी डॉक्ट्रिन के ऊपर डिपेंड करता है। हमको एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर आप एक्टिव पार्ट ले रहे हो मेरी लड़ाई में मेरे दुश्मन के साथ, तो मैं आपके बेस पे हमला करूंगा। ये आपके
पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अली पर खान you साहब are- के लिए बहुत बड़ी चेतावनी प्रफुल्ल साहब आपने दे दी है। और ये वाकई बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। वाकई अगर यहाँ पर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं अली खान साहब, तो इसका मतलब जो हश्र पाकिस्तान के साथ हो रहा है, सिर्फ भारत की बात मैं नहीं कर रही, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बात कर रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ कि जो हाल पाकिस्तान का हो रहा है, वक्त बदलते समय नहीं लगेगा, वही हाल बांग्लादेश के साथ होगा। यूनुस सरकार ऐसा, और ऐसा भी नहीं है अली खान साहब कि यूनुस सरकार को कुछ पता नहीं है, मोहम्मद यूनुस को सब कुछ पता है। मैं बांग्लादेश की ओर से, बीइंग अ जर्नलिस्ट ऑफ बांग्लादेश, आई वुड लाइक टू टेल यू वन इंफॉर्मेशन एंड रिक्वेस्ट, माने on though you have श्योर सर, read out the written as a version of that Pakistani person, उनको कहिए ये करोड़ों में बंगाली है, इनको इनकी देखभाल की जरूरत नहीं है। उनकी देश में 1971 पे जो स्टैंडर्ड बांग्लादेशीज है, 7 lakhs only, tell him to take care on them। उन लोगों की देखभाल अच्छी तरह से करें, बाद में बांग्लादेश पे आने के लिए बताइए। नंबर 1 पॉइंट। आर यू टेलिंग टू पाकिस्तान, राइट? आई एम टेलिंग टू पाकिस्तान। या ओके, कंटिन्यू। घरों पे जो बंगाली है 1971 पे स्टैंडर्ड बंगाली जो है, उन लोगों को देखभाल करने के लिए कहिए, उन लोगों की फैसिलिटीज चाहिए। बहुत सारे दिक्कत में जा रहे हैं उन लोग, शायद आपको पता होगा ना। हाँ, लेकिन संजीव जी, ये बात जो अली खान साहब ने कही है कि पाकिस्तान को बता दीजिए कि पाकिस्तान अपनी देखभाल करे, अपने देश को संभाले, लेकिन ये बात तो मोहम्मद यूनुस समझने के बाद भी ना समझी कर रहे हैं। देखिए, अली खान साहब ने तो ये बात बताई है, हाँ। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत अच्छा सलाह दी। ये जो बात है, ये पाकिस्तान के अंदर के नेता भी कर रहे हैं। अभी आप देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने कल ही पाकिस्तान की सेना को आईना दिखाया है, और किस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान में आपने काबुल में जाके बम गिराए वो बिल्कुल गलत था। और जाहिर है कि जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ के रियल रूलर्स हैं, वो पहले अपने घर को संभालें। बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के लोग समर्थ हैं अपनी समस्याओं को डील करने के लिए, और बांग्लादेश के अगर सपोर्ट की बात आएगी, वहाँ के लोगों की रक्षा की बात आएगी, तो सबसे बड़ा सपोर्ट भारत उनको प्रोवाइड कराएगा। भारत और बांग्लादेश के लोगों के साथ, ऐसे सभी लोगों के साथ जो कि वहाँ पर लोकतंत्र के मूल्यों को बचा के रखना चाहते हैं, बांग्लादेश में जो शांति सुरक्षा स्थिरता को चाहते हैं, जो बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं, सभी के साथ भारत खड़ा है। भारत ने बांग्लादेश की की बहुत अस्थिर स्थितियों को देखते हुए ही उनकी जो बड़ी नेता, जो सबसे बड़ी नेता शेख हसीना को भारत में शरण भी दी है। तो भारत तो सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। पाकिस्तान को तो कोई आवश्यकता नहीं है पाकिस्तान की इधर आने की। पाकिस्तान पहले अपने आप को ही संभाल ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसका मतलब हम संजीव जी ये समझे कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश का, असल में है नहीं। वो बांग्लादेश को डिवाइड करना चाहता है। हाँ। ये दोस्ती की बात नहीं है। ये देखिए, ये जो पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं, ये पाकिस्तान का, बांग्लादेश का भविष्य भी पाकिस्तान जैसा ही बना देना चाहते हैं। पाकिस्तान में आप देखिए तो 4 भागों में ये मुल्क विभाजित होने की दिशा में बढ़ रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान में विद्रोह है, हमारा जो कश्मीर है, हमारे जो कश्मीरी भाई बहन है वो भारत में अपने मूल राष्ट्र में आना चाहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोग। और वहीं जो सिंध के जो लोग हैं, सिंध देश की मांग कर रहे हैं। जो पश्तून आबादी है वो पश्तूनिस्तान की मांग कर रही है। कल ही जो है मौलाना फजलुर रहमान ने किस तरीके की बातें की आपने देखा। आप ये जो पाकिस्तान है, ये तालिबान के साथ भी अपने रिश्ते ब्रेक डाउन कर चुका है। तो ऐसे में जब सारे रिश्ते आपने पहले ही तोड़ रखे हैं, तो ऐसे में नए रिश्ते कहाँ से बनेंगे और किस तरीके की मदद आप दे पाएंगे? बांग्लादेश का सबसे बड़ा हितैषी भारत है, और भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा है। शेख हसीना भारत में मौजूद हैं, तो आपकी क्या जरूरत है? आप तो अपने आप को ही संभाल लें तो ज्यादा अच्छा होगा, ये मैं कहूंगा। बिल्कुल। और ऐसे में अली खान साहब, वाकई जिस तरह से संजीव जी ने कहा कि बांग्लादेश खुद 2 धड़ों में बढ़ चुका है। एक मोहम्मद यूनुस, जिनके आदेश, जिनके निर्देश पर ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो चल रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात तो ये है कि जिन हिंदुओं को टारगेट किया, अब देखिए बर्बरता की एक सीमा कैसे लांघ दी गई है कि घर में लोग मौजूद हैं, आधी रात को सो रहे हैं, बाहर से गेट बंद कर दिया गया, आग के हवाले घर को कर दिया गया ताकि लोग निकल ना पाए। ये स्थिति आ गई है। मुझे ये भी बताइएगा अली खान साहब, बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथी कितनी फैल चुकी है?
नहीं तो जी, ये जो पिक्चर नॉट ओनली फॉर हिंदूज, हाँ, आपको पता हो पिछले शुक्रवार पे एक मुस्लिम घर पे भी ऐसे ही तरह सामने से ताला मार के आग लगा दिया गया था नोआखाली पे। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। मैंने तो मुस्लिम और हिंदू की बात ही नहीं की, मैंने तो यही सवाल आपसे किया कि ये जो कट्टरपंथी हैं, कितना बढ़ावा इनको मिल रहा है और कितने फैल चुके हैं कट्टरपंथी। वॉच केयरफुली। हाँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इंडिया, इन्हीं चारों देशों में आप रिलीजियन के साथ पॉलिटिक्स जुड़ जाता है। जहां भी रिलीजन और पॉलिटिक्स की कॉम्बिनेशन हो जाए ना, वो थोड़ा इस तरह के घटनाएं मोरलेस होते हैं। तो हमको ये बीइंग अ जर्नलिस्ट वी हैव टू थिंक लाइक दैट, हाउ टू नहीं, लेकिन बांग्लादेश अछूता नहीं है सर। नहीं तो दीपू चंद्र की हत्या हुई थी, उस हत्या से पहले अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, उसके बाद हत्या की गई, लात घुसों से मारा गया, इतना मारा गया कि वही मर गया, उसके बाद भी शव के साथ बर्बरता की गई। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश इससे अछूता है। अछूता तो नहीं है इधर। मैं तो आपको वही बात बता रहा है कि ये जो हरकतें कर रहे हैं, जिन लोग ये हरकतें के संग जड़ी हुए, उनके लिए हिंदू मुस्लिम कोई मान्यता नहीं रख रहा है। ये दे आर द किलर ऑफ द ह्यूमैनिटी, किलर ऑफ द ह्यूमैनिटी। एंड वी आई बीइंग अ बंगाली आई फील अशेम्ड, क्योंकि इन तरह के लोग भी हमारे देश में हैं। आपके भारत में भी कभी कभी लिंचिंग होता है मुस्लिम काम का। देयर माइट बी अ प्रोसेस। सबको जला दिया जाएगा, कैसे हो सकता है ये देश में? लेकिन सब ठीक है, जो आप बात कह रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इस मामले का नहीं है, मसला इन दिनों का नहीं है और ना मसला इस हफ्ते का है प्रफुल्ल साहब, क्योंकि जिस तरह से अली खान साहब कह रही हैं, ये तो तब से चला आ रहा है जब से शेख हसीना की सरकार थी और तख्ता पलट के बाद भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। तो ये तो साल होने को है, पूरा साल खत्म होने को है, हालात तो नहीं बदल रहे हैं। अली खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बांग्लादेश में तो ये चल रहा था, कोई ना कोई इस तरह की हम लोग इंडिया इसको थोड़ा अनदेखी कर रहे थे। वो एरिया तो अगर आप हिस्ट्री में जाए तो नोआखाली का सबसे अली खान साहब मैं आती हूँ आपके पास, प्रफुल्ल साहब को सुन लेते हैं। हाँ जी, 1946 में नोआखाली वाज द बिगेस्ट सीन ऑफ एट्रोसिटी, जब बांग्लादेश और अभी विभाजन ही नहीं हुआ था। वो हालांकि एट वन टाइम the rate of killing of Hindus did come down considerably, but again it is rise because number of coups took place. और जितने coups थे वो अगेंस्ट जो शेख हसीना की पार्टी के थे, आले मुजीबुर रहमान की पार्टी के खिलाफ थे, वो सारे एंटी हिंदू थे। और उन्होंने जो कार्यक्रम किया वो अब किया और अभी भी कर रहे हैं। हाँ। ये पाकिस्तान इसका फायदा उठा के वो संजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, they will create their own area of influence under the behest of America and China. अमेरिका और चाइना के भी अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस चाहिए। वो नहीं चाहते वो कि बांग्लादेश कोई बड़ा इकोनॉमिक, वो चाहते हैं जहां पे वो काम करना चाहते हैं वो जगह उनके लिए ठीक हो, बस एग्जैक्टली। तो अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है जो आइलैंड लेना चाहता है। अब ये देखा जाएगा कि बांग्लादेश की आर्मी का क्या होता है। बेसिकली पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की आर्मी है उसके चीफ को बड़ा खतरा है। वो शेख हसीना का नेफ्यू है या जो क्लोज ब्लड रिलेशन है, उसको बड़ा, उसी ने उसको एस्केप कराया था। और मुझे प्रफुल्ल जी ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि बांग्लादेश की आर्मी को बहुत बड़ा खतरा है, और अगर ये आर्मी कमजोर वहां पड़ा तो फिर बांग्लादेश की स्थिति क्या होगी? फिर तो बांग्लादेश का बचना ही मुश्किल है। आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी और पैरामिलिट्री में बड़ा संघर्ष चल रहा है। बांग्लादेश राइफल्स जो है वो तो उन्होंने घुस के उनके कंटोनमेंट्स में उनके फैमिलीज को मारा हुआ है। जब उसके मैं खुद गया था वहां पर, तो आई नो एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा है। तो वहां पे वही हो रहा है जो सूडान में हो रहा है। एग्जैक्टली पैरामिलिट्री एंड आर्मी आर अगेंस्ट ईच अदर, और ये बाहर वाली शक्तियां करा रही हैं ताकि देश में दरार पैदा होती रहे, और बांग्लादेश में बड़ी सीरियस दरार है इसकी एट द मोमेंट। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या किस तरीके से हालत बैठती है। बट अमेरिका और चाइना खूब पैसा लगा रहे हैं, अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं और बनावटी बातें कर रहे हैं। हमें फ्री और फेयर इलेक्शन चाहिए। माना उन्हें फ्री और फेयर इलेक्शन चाहिए, क्योंकि BRI की जो उनके प्रोजेक्ट है चाइना के, वो सारे धुल जाएंगे अगर इलेक्शन खराब हुए
और आगजनी फैलती रही तो उनका प्रॉफिट मेकिंग स्कीम खत्म होनी शुरू हो जाएगी। बेसिकली दे वांट टू मेक श्योर कि दे अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम दिस लैंड, वेदर इट गेट डिवाइडेड और नॉट वो दूसरी बात है। तो ये सारा का सारा गेम है। हिंदुस्तान को अब देखना हम कैसे इस गेम में, हमारा सिनेरियो क्या होता है, हम अपनी रक्षा कैसे करते हैं। पाकिस्तान इज लुकिंग फॉरवर्ड कि बांग्लादेश वहां से उनके स्क्वाड्रन्स या मिसाइल वहां से भी अटैक करे और यहां से पाकिस्तान अपना कार्यक्रम शुरू करे। बांग्लादेश, दिस इज प्लान ऑफ पाकिस्तान, और चाइना सपोर्ट कर रहा है, दोनों को इक्विपमेंट दे रहा है। इसका मतलब इसका मतलब संजीव जी कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश में भी आतंकी जो कैंप है वो शुरू हो गया है ट्रेनिंग देने के लिए। देखिए अभी तक तो आज तक की डेट में ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ सर, क्योंकि एक स्टेटमेंट जो है वो शेख हसीना के बेटे का आया है और वो कह रहे हैं साजिद वाजिद जॉय कि बांग्लादेश में आतंकी ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गए हैं, अलकायदा के कमांडर एक्टिव हैं और लश्कर के सरगना भाषण दे रहे हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट, मतलब अंदर कुछ तो चल रहा है। देखिए ये बात में कोई दो राय नहीं है कि वहां पर आतंक की जो साजिशें रची जा सकती हैं, और इस तरीके की जो कट्टरपंथी हैं जो कि लगातार वहां पर अपने आप को डोमिनेट करने की साजिशें रच रहे हैं, उसमें वो एंटी इंडिया रेटोरिक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भारत को एक अपने राजनीति का जो विषय बना करके और भारत को टारगेट करके वो अपने आप को अधिक से अधिक प्रोमिनेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक संगठन नया इसी वर्ष बना है और वो जो कट्टरवादियों का संगठन नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, ये जो नेशनल सिटीजन पार्टी है उसके कई नेताओं ने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरे और धमकियां देने की बात कही है। भारत के जो 7 जो हमारी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको उनके बारे में अनेक आपत्तिजनक बातें कही हैं। तो इस तरीके के बयान हम लगातार देख रहे हैं और शेख हसीना के जो सुपुत्र हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद और अतिवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का रुख रखता है और जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। ये जो आतंकवादी अगर पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या कोई अन्य टेरिटरी हो, यदि वो भारत को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो रिस्पांस है ये नया भारत बहुत सशक्त तरीके से करेगा। ये इन कट्टरपंथियों को ये बात नोट करके रख लेनी चाहिए। मैंने अपने दोनों पैनलिस्ट को सुना यहाँ पर, हाँ अली खान साहब, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्थिति संभली नहीं और जिस तरह से आर्मी को लेकर भी प्रफुल्ल साहब ने कहा कि यहाँ पर आर्मी को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है, ऐसे में अब ये तो मामला अभी थमने का नहीं है। और मुझे तो क्या आपको लगता है कि ये स्थिति बहुत लंबी जाएगी, चुनाव तक तो इसी तरह का हाल होगा बांग्लादेश का फिर तो? तो जी देखिए, बांग्लादेश आर्मी पिछले कई बारों से इस बार जो पोलाइटनेस और क्या बोलते हैं उसको, धैर्य दिखाया उन्हें, तो they are just not taking any action like before. इससे पहले अगर this kind of chaotic situation arises in a country, they try to they used to take advantage out of that, but this bar army ने वो काम नहीं किया. This is very clear. And regarding paramilitary and army conflict, no, I don't think I don't have any information on that. Being a journalist, if I'm not confirmed about such issues, I can't tell you about that. और आपने एक टॉपिक बताया कि मिलिटेंसी ट्रेनिंग वगैरह जो है, देखिए अवामी लीग जब था तब भी घर से भागा हुआ बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहाड़ से, कभी नदी के जो चौर होता है, शाउल होता है, वहां से घर पे वापस लाया गया था, जिन लोगों ने उधर गया था ट्रेनिंग के लिए। तब एग्जिस्टिंग जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो सेपरेट आपको जो अब आप जिसको मिलिटेंट कहते हैं, हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, तो उन लोगों को सेवरल आस्ताना को छापा मारा था आर्मी, तब रैब, पुलिस, आर्मी, बीजीबी ने बहुत सारे बच्चे भी उधर से रेस्क्यू किया गया, उनको घर पे भेज दिया गया था। और बहुत सारे इक्विपमेंट, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स एंड अदर्स वो भी रिकवरी हुआ था। तो
दिस माइट बी अ चांस, बॉर्डरिंग एरिया पे हो सकता है, मगर आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट, नॉट एट प्रेजेंट। आई डोंट हैव एनी अपडेट। इफ आई हैव एनी अपडेट आई विल लेट यू नो। ठीक है। प्रफुल्ल साहब, उस वक्त मुझे लगता है शायद वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि जब मैंने सवाल पूछा था संजीव जी से आतंकी ट्रेनिंग कैंप को लेकर। प्रफुल्ल साहब, योर टर्न। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कर दीजिए सर प्लीज। या करेक्ट। किस संदर्भ में कह रही हैं आप? हाँ, जब ये स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को लेकर मैंने कहा कि शेख हसीना के बेटे का स्टेटमेंट, वो दावा कर रहे हैं कि आतंकी ट्रेनिंग कैंप शुरू हो रहा है, ये तैयारी की जा रही है, अलकायदा वाले भाषण हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि बांग्लादेश में धीरे धीरे ये सब कुछ हो रहा है? ये तो पुरानी बात है। जो ISI के कैंप ऑलरेडी प्लान करके उन्होंने कैंप लगा दिए, इनकी ट्रेनिंग रेगुलरली चल रही है। और बाद में बांग्लादेश के जो 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 उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये बाहर भी जा रहे हैं ट्रेनिंग लेने। तो सिर्फ बांग्लादेश में नहीं आके उनको ट्रेनिंग दे रहे, जो बाहर भी जा रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग कैंप में कसाब वगैरह को ट्रेन किया गया था, उनको वहां पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली हैंड एंड ग्लव्स चल रहे हैं एज फार एज बांग्लादेशी आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओनली थिंग इज कि जो आपका पहला क्वेश्चन था, विल पाकिस्तान सोल्जर स्टेप फ्रॉम द सॉइल ऑफ बांग्लादेश, वो कहना बड़ा मुश्किल है। वो नहीं करेंगे, उसलिए नहीं करेंगे कि देन देयर विल बी नो होल्ड्स बार्ड। एज इट इज उनको खतरा है बहुत। और तो अभी और जो अब हमारे को ये देखना है कि प्रेजेंट रजीम मोदी साहब के नेतृत्व में हम किस तरीके से अब जो अपना ऑपरेशन सिंदूर का जो दायरा किस तरीके से बढ़ाते हैं। मेरे को लगता है ऑपरेशन सिंदूर का दायरा बढ़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं जाएगा, अब उधर भी जाएगा। ठीक है, ठीक है। एनीथिंग हैपेंस फ्रॉम देयर, इट इज गोइंग टू स्टार्ट। तो ये भी उनको डर है। हाँ, अब एक बहुत कॉमन सवाल संजीव जी यहाँ पर हमने लोगों को सुना, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इस सवाल को उठाया जा रहा है, पूछा भी जा रहा है कि भारत अब आगे क्या कर सकता है। मतलब जो ये स्थिति हो रही है, पाकिस्तान जिस तरह की ये गिदड़ भपकी दे रहा है और बांग्लादेश में जो हालात नहीं संभल रहे, ऐसे में भारत आगे क्या कदम उठा सकता है, क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, भारत सरकार की, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, उन सारी स्थितियों पर बहुत ही पैनी नजर है। और भारत के बारे में जैसा कि मैंने बताया, और जैसा कि बख्शी सर ने भी इस बात को कहा, कि हमारी जो आतंकवाद के प्रति और अतिवाद के प्रति नीति है, वो जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 तो किया जा चुका है, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत यदि कोई आतंकी जो साजिश के विरुद्ध रिस्पॉन्ड करने की, और हम जो करेंगे ही करेंगे रिस्पॉन्ड, यदि कोई आतंकी साजिश चाहे जहां से भी हो, उसको ये जो नया भारत है वो रिस्पॉन्ड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो आतंकी हैं, अगर उन्होंने कुछ इस तरीके की घटना करने की कोशिश की, किसी भी फ्रंट से करने की कोशिश की, तो उसको बहुत ही करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब और शक्तिशाली जवाब, जिसको भी कहते हैं शक्तिशाली जवाब दिया जाएगा। और ये जो भारत है वो बांग्लादेश के फ्रंट पर भी पूरी तरीके से हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पूरी तरह से चौकस हैं, एक्टिव हैं। और सारी स्थितियों पर भारत की सरकार की बहुत पैनी नजर है। जहां तक भारत की सरकार का बांग्लादेश के आवाम के साथ संबंधों का प्रश्न है, तो देखिए वो संबंध अटूट हैं, अटल हैं, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि ये जो कट्टरपंथी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि भारत का जो इन्फ्लुएंस और भारत का जो प्रभाव बांग्लादेश के समाज पर या वहां के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में ओवरवेलमिंग है, इतना ज्यादा बड़ा है कि वहां पर राजनीतिक दलों को भारत का कोई इशू बनाना पड़ता है, तब जाकर के वो इलेक्शंस वगैरह जीत पाते हैं। और ये जो कट्टरपंथी हैं, ये अपने आप को प्रोमिनेंस में लाने के लिए एंटी इंडिया पोस्चरिंग करते हैं, एंटी इंडिया रेटोरिक का इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे हादी की जो हत्या हुई है, उसमें बेसलेस एलिगेशन भारत के ऊपर लगाकर ये यूपी नामक जो दल, नेशनल सिटीजन पार्टी और कुछ अन्य कट्टरवादी जो दल हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं।
50 दिन बाद 50 दिनों से भी कम समय का समय रह गया इलेक्शन का, हाँ। उसमें वो अधिक से अधिक जो है अपने आप को, अपनी राजनीति को जो है ठीक है। चमकाने की साजिशें रच रहे हैं, एंटी इंडिया रेटोरिक का इस्तेमाल करते हुए। तो ठीक ये है। भारत का प्रभाव बहुत गहरा है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहता है। हमारा किसी के ऊपर कोई युद्ध थोपने का जैसा अप्रोच नहीं रहता है, लेकिन फिर मैं अंत में ये अवश्य कहूंगा, यदि भारत के हितों को क्षति पहुंचाई गई, यदि हिंदू कम्युनिटी पर हमले नहीं रुके, तो भारत ये बड़ी से बड़ी कार्रवाई करना भी जानता है। तो और हाँ। हम पाकिस्तान को हम दिखा चुके हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और ये बांग्लादेश के फ्रंट पर भी अगर कोई ऐसी चुनौती आती है तो हम अप्रोप्रिएट तरीके से और शक्तिशाली तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में अली खान साहब, ये जो कट्टरपंथी हैं, इनका इलाज कैसे होगा और कौन करेगा? इलाज कौन करेगा? आफ्टर इलेक्शन, इलेक्टेड गवर्नमेंट शैल होपफुली, आशा ही कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर देखिए, ये तो चुनावी रिजल्ट है, इसका इंतजार करना होगा। बाय चांस मोहम्मद यूनुस की ही सरकार बनी तो फिर कैसे इलाज होगा? पॉसिबिलिटी, मेरा तजुर्बा जो है उससे हम ये बता सकता हूँ, अगर सही तरह से इलेक्शन प्रोसेस इज डन तो फिर दे कैन विन सम सीट्स। आपको पता होगा कि ये जो इस्लामिस्ट पार्टीज है, इन्हीं तरह इस्लामिक 8 से 9 दलों पार्टी लेके मोर्चा बनाने का प्रयास चल रहा है। संजीव जी, आपको लगता है कि आसान है ये इलेक्शन, जिस तरह से उन्होंने कहा, अपने तजुर्बे का जिक्र किया, और जो हिंदू जिनको घर में बंद करके जलाने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन में वो कैसे वोट देंगे, ये तो सवाल अब ये भी उठ रहा है। देखिए, इलेक्शंस वैसे अगर देखें तो इसमें अवामी लीग, जो कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको जिस तरीके से एक लगातार परसिक्यूट किया गया है, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की नेता को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उनके सुपुत्र भी अभी निर्वासित हैं, जिनके के बयान की आप चर्चा कर रहे थे। और उसी तरीके से ये जो अवामी लीग के बड़े नेताओं को हर तरीके की उनको प्रताड़ना दी गई है, उनको इलेक्शंस भी कंटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो इलेक्शंस हैं वो कितने फ्री एंड फेयर हैं, ये जाहिर है कि ऑब्वियस है कि इसमें जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ही जब कंटेस्ट नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मेरा ऐसा मानना है कि अगर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और जिसके की नेता तारिक रहमान कल वापसी कर रहे हैं बांग्लादेश में, तो यदि उनकी पार्टी विजयी होती है तो कम से कम ये होगा कि वहां पर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में उसकी आस्था है, उसका विश्वास है। और उसने पहले भी सरकारें चलाई हैं, खालिदा जिया ने 3 बार वो प्रधानमंत्री वहां की रही और एक बड़ी नेता है, और ये बड़ी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो लेकिन अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो मुख्य चैलेंज है वो है कि किस तरीके से ये जमाते इस्लामी बांग्लादेश और जो एनसीपी और अन्य जो कट्टरवादी जो दल हैं उनको सत्ता से बाहर रखा जाए। तो ये लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपने जो सवाल किया है बहुत ही वाजिब सवाल है कि ये जो इलेक्शंस हैं वो कितने फ्री एंड फेयर होंगे, वो आने वाले हमको समय में देखना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस की भी विशेष रूप से इसमें एक जिम्मेदारी बनती है। हालांकि मैं बहुत निराशा के साथ इस बात को कह रहा हूं, और ज्यादा बिना किसी कोई बड़ी आशा नहीं है, क्योंकि यूएन हर जगह वो असफल साबित हो रहा है। यूएन में जब तक रिफॉर्म्स नहीं होते, यूनाइटेड नेशंस अपनी भूमिकाएं नहीं अदा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो ऑब्जर्वर्स हैं वहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजने चाहिए, यूएन उसमें लीड ले सकता है। यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि इस मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, जो कि अभी तक पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने का उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके ऊपर इस बात का दबाव बनाया जाए कि इसमें जो भी वहां पे इलेक्शंस कॉन्टेस्ट पार्टीज कर रही हैं उनको फ्री एंड फेयर तरीके से ही किया जाए। कोई रिगिंग इत्यादि, पाकिस्तान तो यही कोशिश करेगा कि जैसे पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं वैसे ही बांग्लादेश में हो और अपने मनपसंद सरकार बैठा दी जाए। पाकिस्तान तो ये चाहेगा ही कि जमाते इस्लामी की सरकार बन जाए, कट्टरपंथियों की सरकार बन जाए, और मोहम्मद यूनुस अभी कठपुतली सरकार, और अभी अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं। यदि ये कठपुतली सरकार बन जाती है तो ये राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। तो ये इस तरीके की जो साजिशें की जा सकती हैं, इसी वजह से अब हमें देखना होगा कि किस तरीके के इलेक्शंस वहां होते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात का बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना होगा कि वहां पर जो इलेक्शंस कराए जा रहे हैं, जिस भी तरीके से कराए जा रहे हैं, उसमें एक पारदर्शिता बरती जाए, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों।
जी, इस बात को हाँ, मैं कहना चाहता और हूँ। प्रफुल्ल साहब, क्योंकि ये साल भर से ये सब कुछ हो रहा है, जो इसमें डिफेंस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, तो बांग्लादेश के डिफेंस को आपका आकलन क्या कह रहा है, कितना नुकसान पहुंचा है और इसको उभरने में कितना समय लग सकता है? तो बांग्लादेश का डिफेंस को एट द मोमेंट नुकसान का क्वेश्चन ये है कि उनकी रिप्लेनिश बड़ी स्लो हो गई है, क्योंकि एट द मोमेंट उनकी गवर्नमेंट जो है वो नीति नहीं बना पा रही कि अमेरिका से लें कि चाइना से लें। दोनों ही आर्म सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, दोनों ही अपना मार्केट ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे बात आ रही है, अब ये देखना पड़ेगा कि अगर यूनुस की सरकार आती है तो क्या अमेरिका बहुत सपोर्ट करेगा? इज अमेरिका स्टिल हैप्पी विद यूनुस कि यूनुस विल हैव टू जंप इनटू चाइनीज लैप? तो ये देखा जाएगा क्या चाइनीज किसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अभी भी चाइनीज घुस गए हैं वहां पे, वो हर एक से मीटिंग कर रहे हैं और वो हर एक पार्टी को कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ताकि वो पीस बनी रहे। चाइना वांट्स दिस। अगर चाइना देखता कि यूनुस पीस नहीं आने देगा, चाइना यूनुस को आने नहीं देगा। ये भी आप देख लीजिए। तो ये एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, कैसे बचाएगा अपने आप को बांग्लादेश? तो अब बांग्लादेश को प्रॉब्लम है कि अपनी आर्म फोर्सेस को किस तरीके से स्ट्रेंथन करे। चाइना जो मांगेगा वो बांग्लादेश देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ अमेरिका हेजिटेट कर रहा है, पर चाइना बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहा। चाइना के तो सारे जहाज मिक्स वगैरह सब वही हैं। जो हमने ग्राउंड कर दिए वो चाइना उड़ा रहा है, पाकिस्तान उड़ा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ठीक है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए किस तरह से यहाँ पाकिस्तान गिदड़ भपकी दे रहा है और पाकिस्तान में बैठकर कह रहा है कि हमारी फौज और हमारी मिसाइलें तैयार हैं, और खुद पाकिस्तान के अंदर की स्थिति ऐसी है कि ऑपरेशन सिंदूर में हर किसी ने पाकिस्तान का हाल देखा कि आतंकी ठिकाने तबाह हो गए, और वो पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। सबसे पहले तो उसे अपनी मदद करनी चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।